इस दुनिया की हर बातें झूठी हो सकती है, पर इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि एक न एक दिन हर इंसान को मौत आती है। और जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो अपने साथ कुछ ले करके भी नहीं जाता है, पर बावजूद इसके लोग गलत काम करना नहीं छोड़ते हैं। आज की कहानी में भी एक महिला अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है जिस वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और फिर उसके पीछे मात्र उसका 4 साल का बच्चा जो अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाता है, जिसकी शायद कोई गलती नहीं होती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है नाका हिंडोला, और इसी नाका हिंडोला थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है विजयनगर। बात कर रहा हूँ मैं 16 सितंबर 2023 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल इसी विजयनगर के अंतर्गत एक होटल है जिसका नाम है सी होटल। इसी सी होटल के कमरा नंबर 102 से एक 4 साल का बच्चा जब रोते हुए बाहर निकलता है, होटल मैनेजर राम कुमार की नज़र उस पर पड़ जाती है। राम कुमार उस बच्चे के पास जाता है और बड़े प्यार से उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रहे हो। इस पे बच्चा अपना नाम आयुष कुमार बताता है। आयुष रोते हुए राम कुमार से कहता है कि दरअसल मेरे पापा ने मम्मी को मार दिया है। आयुष जैसे इस तरह की बात कहता है, राम कुमार उसे लेकर के कमरा नंबर 102 में जाता है। पर जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वाकई में कमरे के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ा है। राम कुमार जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, सबसे पहले इस बात की जानकारी होटल मालिक और साथ ही साथ नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ होटल में पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास है, जिसके गले पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस उस महिला के बारे में अब होटल मैनेजर राम कुमार से पूछताछ करती है। राम कुमार कहता है कि साहब, ये महिला अपने पति के साथ कल रात्रि के 11 बजे के आसपास आई थी, जिसके पति का नाम है बबलू और इस महिला का नाम है सीमा। जैसे ही बबलू का नाम बताता है, पुलिस अब बबलू के बारे में पूछताछ करती है। राम कुमार कहता है कि साहब, कल रात्रि को 11 बजे के आसपास जब ये तीनों इस होटल में आए थे, बबलू अपना आधार कार्ड दिया था, लेकिन हमने उसका आधार का प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन उसके आधार का पूरी डिटेल्स हमने रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है। लेकिन सुबह करीब 5 बजे के आसपास बबलू रिसेप्शन पे आया था, अपना आधार कार्ड लिया, बोल रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ किस काम से, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे कमरे में हैं। लेकिन उसके बाद से शायद बबलू दोबारा वापस नहीं आया। पुलिस सबसे पहले सीमा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर बबलू के बारे में पता लगाने के लिए जाकर रजिस्टर चेक करती है, जिसमें मालूम चलता है कि बबलू ने जो अपना आधार कार्ड दिया था उसमें उसका एड्रेस नई दिल्ली के स्मितापुरी लिखा गया था। हालांकि पुलिस जब उस एड्रेस का वेरिफिकेशन करती है तो मालूम चलता है कि बबलू ने फर्जी आधार कार्ड दिया था, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि बबलू ने षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी की हत्या किया है। पुलिस अब बबलू तक पहुंचने के लिए अपनी तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस की नज़र बबलू के बेटे आयुष पे पड़ जाती है, जो स्कूल का ड्रेस पहना हुआ था। पुलिस जब उसके ड्रेस के कलर को चेक करती है तो उस पर एक कंपनी का टैग मिलता है। पुलिस जा करके उस कंपनी से मुलाकात करती है और साथ ही साथ उससे पूछताछ करती है कि स्कूल का ड्रेस कौन से स्कूल में सप्लाई किया जाता है। आखिरकार कंपनी से पुलिस को उस स्कूल का एड्रेस मिल जाता है, जो स्कूल दिल्ली के डाबरी इलाके का एक प्ले स्कूल था। पुलिस उस प्ले स्कूल में जाती है और जा करके वहाँ के स्कूल स्टाफ से आयुष का एक फ़ोटो दिखा करके पूछताछ करती है कि क्या ये बच्चा आपके स्कूल का है। स्कूल का स्टाफ कहता है कि हाँ साहब, ये बच्चा हमारे ही स्कूल का है, जिसका नाम है आयुष कुमार। लेकिन स्कूल का स्टाफ कहता है कि इसके पिता का नाम बबलू नहीं बल्कि मणिकांत मिश्रा है, जो बगल में ही रहता है। पुलिस को जैसे ही बगल का एड्रेस मिल जाती है, पुलिस जब वहाँ पे जाती है तो मालूम चलता है कि वाकई में बबलू का नाम मणिकांत मिश्रा तो है, जो किराए पे रहता है, लेकिन वहाँ पे मणिकांत नहीं था। पुलिस को वहाँ के मकान मालिक से मणिकांत का परमानेंट एड्रेस मिल जाता है।
जिसमें मणिकांत का परमानेंट एड्रेस गोरखपुर के शाहजहानवा थाने का होता है। पुलिस को जैसे ही मणिकांत का परमानेंट एड्रेस मिल जाता है, पुलिस शाहजहानवा में मणिकांत के घर पर पहुंच जाती है। मणिकांत के पिता का नाम है विनोद मिश्रा, जो एक बैंक में नौकरी करते हैं। पुलिस जब मणिकांत के घर पे पहुंचती है, वहां पे पुलिस को मणिकांत मिल जाता है। पुलिस मणिकांत को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और सबसे पहले मणिकांत से उसकी पत्नी सीमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। मणिकांत भी बिना किसी सख्ती दबाव के अपनी सच्चाई कबूल ही नहीं करता है, बल्कि पुलिस वालों से कहता है कि साहब सीमा मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन मणिकांत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले। सीमा के पिता का नाम है कमल सिंह। कमल सिंह जो गोरखपुर के पिपराइच थाना के अंतर्गत पुखरभिंडा गांव का रहने वाला है। कमल सिंह जो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अक्सर उसका समय जेल में ही व्यतीत होता है। कमल सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक ही बेटी है जिसका नाम है सीमा। कमल सिंह जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसी प्रकार के लोग भी उसके घर में आते जाते रहते हैं। इधर सीमा जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, कमल सिंह के ही बगल का गांव का रहने वाला एक लड़का जब बार बार उसके घर पे जाता है, सीमा की जब खूबसूरती को देखता है, उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। कमल से जब उसकी बेटी से शादी करने के लिए कहता है, कमल सिंह को भी ये मौका एक बेहतर लगता है। कमल सोचता है कि आज नहीं तो कल मुझे अपनी बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी, बदले में पैसे भी देना होगा। इसीलिए कमल उस लड़के से कहता है कि अगर वाकई में तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वो लड़का पैसे देने के लिए भी राजी हो जाता है। उसके बाद से कमल अपनी बेटी सीमा की शादी उस लड़के से कर देता है। सीमा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ महीने तो खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन उसके बाद से उसका पति अक्सर सीमा की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इस वजह से सीमा अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि एक दिन अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर मायके में चली आती है और फिर अपने मायके में ही रहने लगती है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन सीमा की मुलाकात उसी के पड़ोस का रहने वाला मनोहर सिंह से होती है। मनोहर के पिता का नाम है केदार सिंह, जो पेशे से एक किसान है। मनोहर और सीमा की जब मुलाकात होती है, पहली नज़र में मनोहर सीमा को पसंद कर लेता है। उसके बाद से मनोहर और सीमा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मनोहर सीमा को इस प्रकार से पसंद कर लेता है कि उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन मनोहर सीमा से शादी करने के लिए जब अपने पिता से कहता है, केदार सिंह इस शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि केदार सीमा को पहले से ही बेहतर तरीके से जानता था। लेकिन शादी की जब मंजूरी नहीं देता है, मनोहर भी अपने जीत पे अड़ जाता है। कहता है कि अगर शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ सीमा से, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। चूँकि मनोहर अपने माता पिता के इकलौता संतान है, इसलिए केदार भी अपने बेटे के सामने झुक जाता है और इस शादी के लिए मंजूरी दे देता है। लेकिन साथ ही साथ एक शर्त रखता है कि सीमा जब शादी करके हमारे घर आएगी, उसे एक सभ्य बहू की तरह रहना होगा। मनोहर अपने पिता की बात मान लेता है और सीमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। सीमा जब शादी करके मनोहर के घर जाती है, उसके घर वाले सीमा के ऊपर कई तरह का पाबंदी लगा देते हैं, जिस वजह से सीमा के घर से बाहर निकलना भी लगभग बंद हो जाता है। चूँकि सीमा इससे पहले आज़ाद पंछी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर चुकी थी, ससुराल में उसका दम घुटने लगता है। जब 1 साल का समय गुजरता है, सीमा एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम आयुष रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर पाबंदी इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है कि सीमा अपने ससुराल वालों से भी तंग आ जाती है और एक दिन अपने पति को बिना कुछ बताए अपने बेटे को लेकर फिर से हमेशा के लिए मायके चली आती है। लेकिन सीमा इस बार जब अपने मायके में आती है तो उसके पिता जेल में थे, इसलिए अब सीमा अक्सर अपने पिता से मुलाकात करने के लिए जेल में जाती है। बार बार जब जेल में अपने पिता से मुलाकात करने के लिए जाती है, इसी दौरान सीमा की मुलाकात मणिकांत मिश्रा से होती है, क्योंकि मणिकांत के पिता भी इसी जेल में बंद थे। बार बार जब मणिकांत और सीमा की जब मुलाकात होती है, मणिकांत और सीमा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मणिकांत के इधर घर की माली हालत जब ठीक नहीं होती है, मणिकांत एक नौकरी की तलाश में दिल्ली में चला जाता है और जा कर के डाबरी इलाके में किराए का कमरा लेकर के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और फिर वहीं से सीमा से फ़ोन के ज़रिए बातचीत भी करता है।
बातचीत करते करते सीमा और मणिकांत दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि एक दिन सीमा मणिकांत से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। पास जाने की जब कहती है, मणिकांत भी सीमा को अपने पास बुला लेता है। लेकिन सीमा जब मणिकांत के पास जाती है तो साथ ही साथ अपने बेटे को भी लेकर के जाती है। जब मणिकांत के पास पहुंचती है, सबसे पहले मणिकांत से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मणिकांत सीमा को समझाते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, लेकिन शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हो, बल्कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। लेकिन मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हो, तुम रह सकती हो। लिविंग रिलेशनशिप की जब बात कहता है, सीमा इसके लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से दोनों पति पत्नी के जैसे ही एक साथ कमरे में रहने लगते हैं। उसके बाद से मणिकांत उसके बच्चे का बगल के ही एक प्ले स्कूल में दाखिला करा देता है। साथ ही साथ सीमा भी एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है, जहां पे उसे 10,000 तनख्वाह मिलता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सीमा के शौक इतने काफ़ी बढ़ जाते हैं कि जितना वो पैसा कमाती है सारे पैसे खर्च तो करती है, आस पड़ोस के लोगों से भी कर्ज लेना शुरू कर देती है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों से जब कर्ज लेती है, वापस नहीं कर पाती है। आस पड़ोस के लोग अपना कर्ज वापस मांगने के लिए मणिकांत के पास जाते हैं। तब मणिकांत को मालूम चलता है कि दरअसल सीमा के शौक काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि मणिकांत भी जितना पैसा कमा रहा था उसका सारा पैसा सीमा के ऊपर ही खर्च हो रहा था। इधर सीमा जब आस पड़ोस के लोगों से कर्ज मांगती है, कर्ज तो मिलता ही है, लोगों से जब मुलाकात करती है, काफ़ी हंस बोल करके उनसे बातचीत भी करती है। लोगों से जब मुस्कुरा करके बात करती है, इस प्रकार से जब इधर मणिकांत देखता है, मणिकांत को शक हो जाता है कि शायद सीमा का दूसरों के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। हालांकि मणिकांत जब इस बारे में सीमा से पूछताछ करता है तो सीमा भी उसे साफ साफ कह देती है कि मेरा किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन मणिकांत को सीमा के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए मणिकांत सीमा को जब बार बार मना करता है, सीमा जब उसकी बात नहीं मानती है, मणिकांत सीमा को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। और फिर सीमा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है, और इसी षड्यंत्र के तहत सबसे पहले एक फर्जी आधार कार्ड बनवाता है। जैसे ही आधार कार्ड बन जाता है, 15 सितंबर को सीमा से कहता है कि तुम मेरे घर गोरखपुर में चलो और फिर हम वहीं पे चलकर शादी कर लेंगे। शादी करने की जब बात कहता है, सीमा भी एकदम खुश हो जाती है और मणिकांत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मणिकांत 15 सितंबर को सीमा और उसके बच्चे को लेकर ट्रेन पकड़ करके लखनऊ के 4 बाग स्टेशन पर रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास पहुंचता है। 11 बजे के आसपास जब स्टेशन पर उतरता है, सीमा से कहता है कि इस वक्त गोरखपुर जाने के लिए ना तो कोई ट्रेन है और ना ही कोई बस है, चलो हम यहीं पास के किसी होटल में ठहर जाते हैं। उसके बाद से मणिकांत सीमा और उसके बच्चे को लेकर के इसी विजयनगर के सिंह होटल में जाता है और वहाँ पे कमरा नंबर 102 बुक कर लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुँचते हैं, किसी बात को लेकर के मणिकांत और सीमा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, मणिकांत सीमा की बुरी तरीके से पिटाई करता है। इधर माँ को पिटते हुए जब आयुष देखता है, वो रोने लगता है। लेकिन मणिकांत सीमा की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि सीमा बेहोश हो जाती है। उसके बाद से मणिकांत आयुष को किसी भी तरीके से बेड पे सुला देता है। जैसे ही आयुष गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से मणिकांत अपने बैग से उस तेजधार हथियार को निकालता है और बेहोशी की हालत में ही सीमा के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सीमा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से पूरी रात गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 5 बजे के आसपास जब आयुष गहरी नींद में सो रहा था, मणिकांत रिसेप्शन पे पहुंचता है, जाकर के अपना आधार कार्ड लेता है। मैनेजर से झूठ बोल देता है कि उसकी पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। वहां से मणिकांत बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पे पहुंच जाता है। वाकई में मणिकांत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस मणिकांत के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।